दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 18 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों अगर आप बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, खबर यह है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को नीतीश सरकार के तरफ से लैपटॉप या मोबाइल टैब दिया जाएगा। जी हाँ, कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है। ज्यादातर क्लास ऑनलाइन चल रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, उचित संसाधन नहीं होने की वजह से कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के 36 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को डिजिटल पढ़ाई के लिए टैब या अन्य गैजेट देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए टैब, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट तैयार करने वाली विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पहली बैठक की है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन दिया है। विभाग ने अभी फाइनल तय नहीं किया है कि टैब दिया जाएगा या फिर छोटा लैपटॉप। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने मोदी सरकार से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैब जैसे गैजेट देने का प्रस्ताव रखा था। खासकर कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों को टैब देने के लिए बिहार सरकार की ओर से मांग की गई, जिसे मोदी सरकार ने खारिज कर दिया था। जी अब बिहार सरकार खुद अपने पैसों से बिहार के छात्रों को टैब या लैपटॉप देगी। दोस्तों महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कल पटना की सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा इस दौरान सड़कों पर साइकिल चलाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य में प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा है कि महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। दोस्तों इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने वाले यात्रियों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। ऐसे में इनमें बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम पटना से बेतिया, भागलपुर, पूर्णिया और बोध गया के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। इसके लिए बेतिया, भागलपुर, मधुबनी में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनेगा। इसे अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बस का परिचालन राजधानी पटना में हो रहा है। इसके अलावा ये बसें पटना से राजगीर और पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा एयरपोर्ट तक चलाई जा रही है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर जोर दिया जा रहा है। जब बेतिया में चार्जिंग स्टेशन बनने पर पटना से मुजफ्फरपुर जाने वाली बस बेतिया तक जाएगी। भागलपुर में चार्जिंग स्टेशन बनने पर पूर्णिया तक बसें चलेगी। जब बिहार शरीफ में पहले से चार्जिंग स्टेशन है, इससे इलेक्ट्रिक बस बोध गया तक जाएगी। मधुबनी में चार्जिंग स्टेशन बनने पर सहरसा, सुपौल तक बसें चलाने की योजना है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने कहा है कि स्मार्ट सिटी में शामिल सभी शहरों तक इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना है। इसीलिए पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर के बाद भागलपुर में बसें चलाई जाएगी। जब बेतिया, भागलपुर, मधुबनी में अगस्त तक चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएगा। इसके बाद बेतिया, भागलपुर, पूर्णिया तक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। बोध गया के लिए जल्द ही बसें चलेगी। दोस्तों आप सबको पता है कि बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू है, लेकिन बिहार के पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। जहां पुलिस ने 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वही मामले पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा था कि जांच चल रही है, संबंधित अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के लोरिया और रामनगर प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार को 6 मरने वालों की पहचान की गई है। जी हाँ, गुरुवार को भी 8 लोगों की पहचान हुई थी। शनिवार को 2 और मौतें हो गई। जी सभी की मौत जहरीली शराब पीने से होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों बिहार में अभी तक अलग अलग इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर डायल करना पड़ता है। अगर आपको पुलिस को कॉल करना है तो 100, फायर ब्रिगेड के लिए 101 और अगर मेडिकल की इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर पर डायल करना होता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सभी नंबर बदल जाएंगी। सभी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए आपको एक ही नंबर 112 यानी कि 112 डायल करना होगा। इसके लिए बिहार में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS किया जा रहा है। गृह विभाग
विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी साल के अक्टूबर नवंबर तक बिहार में यह नई सेवा शुरू हो जाएगी। जहां इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए 176 करोड़ रुपए खर्च का आकलन किया गया है। इसमें 10 करोड़ 80 लाख रुपए केंद्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त भी हो गया है, जबकि बिहार सरकार को 165 करोड़ रुपए की राशि खर्च करनी है। इसी के तहत गृह विभाग ने पहले चरण में 48 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। जहां इससे इमरजेंसी सेवा के लिए जरूरी 4 पहिया वाहनों की खरीद की जाएगी। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी गई है। लॉकडाउन हटने के बाद धीरे धीरे जरूरी गतिविधियों को बहाल कर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कई राज्यों ने स्कूल कॉलेजों को एक बार फिर से खोलने का फैसला किया है। हालांकि कुछ राज्यों ने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का ही फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी को देखते हुए निकट भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने की संभावना को खारिज कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार राज्य में 11वीं और 12वीं के स्कूलों को 26 जुलाई से खोलने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं कि हरियाणा में स्कूलों पर आखिर फैसला क्या हुआ। तो हरियाणा में 9वीं से 12वीं के कक्षा तक के सभी स्कूल 16 जुलाई से खोल दिए गए हैं। जहां वहीं 6वीं से 8वीं तक के स्कूल 23 जुलाई से खुलेंगे। अब बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ में 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों से इजाजत की जरूरत होगी। जहां चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई जारी रहेगी। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात में 12वीं कक्षा के स्कूल 15 जुलाई से खोल दिए गए हैं। साथ ही गुजरात 15 जुलाई से स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉलेजों को भी फिर से खोल दिए गए हैं। जहां 50% छात्रों के परिसर में आने की इजाजत होगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में कि आखिर महाराष्ट्र में कब से स्कूल खुलेंगे। तो महाराष्ट्र में कोरोना का कहर कम पड़ने के साथ जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण बंद कम से कम 5,947 स्कूल गुरुवार को खोल दिए गए। इन्हें अभी केवल कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए खोला गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से ही स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्कूल एकेडमिक कार्यों के लिए खोले गए हैं और सिर्फ टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को ही स्कूल आने की अनुमति है। वही स्टूडेंट के लिए फिलहाल ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग जारी है। अब बात करते हैं अपने बिहार के बारे में कि आखिर बिहार में स्कूल का क्या हुआ है। तो बिहार में 6 जुलाई से ही 11वीं और 12वीं के स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खोल दिए गए हैं। हालांकि यहां स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाने हैं। जहां सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को देश के कई जिलों में कोविड-19 मामले में वृद्धि पर चिंता जताई है और आगाह किया है कि बच्चे भी संक्रमण के मामले में असंवेदनशील हो सकते हैं। यह देश में कोरोना की स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जोर देकर कहा है कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए उचित प्लानिंग की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हाल के दिनों में मास्क का इस्तेमाल में खासी गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि आंकड़े बताते हैं कि गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बाद फेस मास्क के उपयोग में खासी गिरावट आई है। हमें फेस मास्क के उपयोग को सामान्य प्रक्रिया के रूप में शामिल करना चाहिए। लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने को कहा है। दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की तादाद लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट भी बना रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में भारत सरकार फेक अकाउंट पर नए IT रूल्स के अनुसार लगाम लगा रही है। यह सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को फेक अकाउंट्स को सिर्फ 24 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा। अगर कोई शख्स किसी भी सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, नेता, खिलाड़ी इत्यादि की फेक प्रोफाइल बनाकर उसमें उनकी फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसके अकाउंट को 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई एक्टर उनके नाम से चलाए जा रहे फेक अकाउंट के बारे में शिकायत कराता है तो कंपनी को तुरंत ही उस फेक अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कई सेलिब्रिटी के फैन पेज बने हुए आपको दिख जाएंगी। इन फैन पेज पर कई लाख फॉलोअर्स भी होते हैं। हम आपको बता दें कि अगर कोई
सेलिब्रिटी या फिर खिलाड़ी अपने फैन पेज को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिकायत करता है तो फिर कंपनी को तुरंत ही बड़ा एक्शन लेना होगा और उस फैन पेज को 24 घंटे के अंदर डिलीट भी करना पड़ेगा। अगर कोई यूजर किसी दूसरे के नाम से फेक अकाउंट बनाकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करता है तो अब खतरे की घंटी है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट ना किया जाए तो आपको इन गलतियों को करने से बाज आना होगा, यानी कि बचना होगा। दोस्तों, बिहार में पिछले 5-6 सालों के दौरान खेती के रूप में तेजी से तब्दीली आ रही है। सेहत के प्रति सतर्कता का नतीजा है कि जैविक खेती की ओर रुझान साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है। जब पिछले 2 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो ये वृद्धि करीब 100% है। हालांकि इसके पीछे सरकार की जैविक प्रोत्साहन नीति भी है। जी हाँ, राज्य सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपए का अनुदान दे रही है। जो कोरोना दुष्प्रभाव के चलते इसमें आगे भी तेजी लाने की उम्मीद है। बिहार में जैविक खेती का चलन बहुत पुराना नहीं है। जहाँ साल 2015 में किसानों ने अपने स्तर से 247 एकड़ में जैविक खाद का इस्तेमाल करते हुए खेती की थी। महज 5 साल बाद यह रकबा बढ़कर 22,712 एकड़ हो गया। यह साल 2019 में मात्र 3,515 एकड़ में जैविक खेती हुई थी। स्पष्ट है कि 1 साल के भीतर यह रकबा करीब 6 गुना बढ़ गया है। दोस्तों, बिहार में बस से यात्रा करने वालों को अपनी जेब पहले से अधिक की ढीली करनी पड़ सकती है। बिहार में बस मालिकों ने किराया दोगुने करने की मांग उठाई है। वे अपना प्रस्ताव जल्द ही बिहार सरकार को सौंपेंगे। अगर बिहार सरकार उनके प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है तो बिहार में सार्वजनिक परिवहन का किराया अचानक काफी बढ़ जाएगा। जब बिहार में सरकारी बसों का किराया कई सालों से नहीं बढ़ाया गया है। मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने डीजल के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए बसों का सरकारी किराया दोगुनी करने, कोरोना काल में 4 माह का टैक्स माफ करने, बसों में 50% की जगह 100% यात्रियों बैठाने समेत आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव पास किए। दोस्तों, पटना एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन राजधानी पटना के गंगा घाट की बात की कुछ और है। यहाँ आने वाले सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी गंगा घाट घूमने आते हैं। शहर में आने वाले लोग मिनी क्रूज पर सफर का लुत्फ भी उठा रहे हैं। मिनी क्रूज से आप पटना के कई ऐतिहासिक घाटों को देख सकते हैं। फिलहाल दरभंगा हाउस से राधा कृष्ण मंदिर के बीच मिनी क्रूज को चलाया जा रहा है। जब पटना की शाम की खूबसूरती देखने लायक होती है। इसका मुख्य वजह यह है कि पटना शहर के एक तरफ कल कल बहती गंगा नदी तो दूसरी ओर आसमान में ललिमा लिए सूरज जो अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐसी तस्वीर पटना में अक्सर देखने को मिलती है। मिनी क्रूज पर सफर कर रहे लोगों की आंखों में यह तस्वीर हमेशा के लिए कैद हो जाती है। पटना की ऐसी खूबसूरती है कि लोग इसे अपनी यादों में हमेशा संजो कर रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि पटना में हाल के दिनों में गंगा नदी पर मिनी क्रूज की शुरुआत हुई है जो युवाओं को खासा पसंद आ रही है। आप भी अगर चाहते हैं घूमने जाने के लिए तो आप भी वहां जा सकते हैं। जब पटना में युवाओं को अक्सर शिकायत रहती थी कि उनके पास आउटिंग के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन मिनी क्रूज की शुरुआत होने से उनकी शिकायतें खत्म हो गई है। मिनी क्रूज से आप पटना के कई ऐतिहासिक घाटों को देख सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आत्मनिर्भर भारत के दूसरे एन सेशन में अपने संबोधन में कहा कि भारत 2023-24 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिक्सचर का टारगेट हासिल कर लेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि हम अब अगले 2 सालों में 20% एथेनॉल मिक्सचर्स देख रहे हैं। 2023 से 2024 तक भारत अपने पेट्रोल प्रोडक्ट्स में 20% एथेनॉल मिक्सचर करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लास्ट टारगेट ऐसे वाहन पर भी है जो 100% एथेनॉल तक ले सकते हैं। हमारा विचार भारत को अपनी बिजली की जरूरत को और अधिक टिकाऊ तरीके से पूरा करने और फिर बिजली की लागत को इस तरीके से संतुलित करने के बारे में जागरूक करना है ताकि हमारे डेवलपमेंट के टारगेट प्रभावित ना हो। 2022 तक 175 गीगावाट के समग्र रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट से भारत अब 2030 तक 450 गीगावाट की ओर देख रहा है। दोस्तों, खुदरा बाजार में खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए मोदी सरकार लगातार एक्शन में है। सरकार ने पिछले महीने कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क 35% से घटाकर 30% और रिफाइंड पाम तेल पर 49% से घटाकर 41% कर दिया था। इसके अलावा रिफाइंड पाम तेल के आयात प्रतिबंध को भी 31 दिसंबर तक हटा दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक देश में कच्चा पाम तेल का आयात लगभग 10% बढ़कर 20 लाख टन से अधिक हो गया है तथा सीमा शुल्क विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि बंदरगाहों पर कोई रुकावट ना हो और आयात मंजूरी लगभग 3 से 4 दिनों में ही दी जाए।
दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर बिहार कांग्रेस ने कल पटना की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। बोरिंग रोड से शुरू होकर कांग्रेस की साइकिल रैली जेपी गोलंबर पहुंची। उसके बाद गांधी मैदान के अंदर गांधी मूर्ति के पास बैठकर कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा कि अगर केंद्र सरकार से गद्दी नहीं संभल रही है तो उन्हें फौरन छोड़ देनी चाहिए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उससे आम जनता काफी परेशान है। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक महंगाई कम ना हो जाए। वही कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि 7 जुलाई से हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे, आज अंतिम दिन है। आगे रणनीति बनाकर हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। जब तक सरकार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बड़े मूल्यों को वापस नहीं लेती है, तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है कि जन समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुंचाएं। दोस्तों, आशीर्वाद यात्रा पर निकले जमुई सांसद चिराग पासवान शुक्रवार को भागलपुर के नवगछिया पहुंचे। हालांकि नवगछिया में उनका कोई भी कार्यक्रम नहीं था, वे कटिहार जाने के लिए निकले थे। नवगछिया में उनका जोरदार भी स्वागत भी किया गया। उनके स्वागत के लिए बैंड बाजा और ढोल नगारा आदि की व्यवस्था की गई थी। चिराग पासवान और रामविलास पासवान के समर्थन में खूब नारेबाजी की गई। जमुई सांसद चिराग पासवान ने पत्रकारों को बताया कि बिहार में चुनाव जल्द होगा। उन्होंने राज्य सरकार की जमकर आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ा हुआ है, विकास नहीं हुआ है, शराबबंदी सिर्फ कागज पर है, खुलेआम शराब मिल रहे हैं। बिहार में जल्द ही चुनाव होगा और इस बार जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति के बारे में वे समय पर बात करेंगे, जहां अभी वे इसका अध्ययन कर रहे हैं। वक्त आने में इस बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजद के साथ जाने का अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, जहां समय आने पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जहां अभी सिर्फ उनका ध्यान आशीर्वाद यात्रा पर ही केंद्रित है। उन्होंने कहा कि लोजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आशीर्वाद यात्रा को पूरी तरीके से सफल बनाया है। सभी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हमारे साथ हैं। दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 78 साल की उम्र में भी फिल्में समेत तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। जहां बिग बी अक्सर अपने विचारों को फैंस के साथ साझा करते देखे जाते हैं। जहां शहंशाह की कुछ बातें लोगों का दिल जीत लेती है तो वहीं कुछ पोस्ट उनके ट्रोलिंग की वजह बन जाती है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। बिग बी को उनके लेटेस्ट पोस्ट की वजह से जमकर ट्रोल होना पड़ गया। जहां अमिताभ बच्चन ने 17 जुलाई की सुबह एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है कि कुछ नहीं है लिखने को, बस यही लिखा है। इसी लाइन को पढ़कर फैंस भड़क उठे और एक्टर को जमकर ट्रोल करते हुए देखे जा रहे हैं। बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की आलोचना करते हुए कुछ यूजर्स ने उन्हें पेट्रोल के बढ़ते दाम की याद दिला दी है। साथ ही उस पर अपने विचार रखने को कहा है। अमिताभ बच्चन के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि हाँ बिल्कुल है लिखने को, मगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो इस बार कुछ पेट्रोल पर हाहाकार लिखकर दिखाओ भाई साहब। दूसरे यूजर ने लिखा है कि और अब इन्हें पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं लगता, बहुत कमाल के अभिनेता हैं, 2014 से पहले भी शानदार एक्टिंग करते थे। जहां एक अन्य यूजर ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन लिखने को बहुत कुछ है, देश के विभिन्न राज्यों में आय बार पर लिखिए, देश में बढ़ी हुई महंगाई पर लिखिए, देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर लिखिए, देश में बढ़ते रसोई गैस सिलेंडर के दाम पर लिखिए, देश में तानाशाही रवैये चरम पर है, इस पर भी तो कुछ लिखिए। दोस्तों, अगर आपको बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से परेशानी है या फिर उसकी दी जा रही सुविधाओं से आप खुश नहीं हैं, तो आपके पास अब बिजली कंपनी बदलने और इच्छा अनुसार नई कंपनी चुनने का अधिकार होगा। यह ठीक वैसा ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश होते हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट करते हैं। जी दरअसल सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें एक क्षेत्र में कई कंपनियों को आपूर्ति करने की जिम्मेवारी दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के पास अपनी पसंद की कंपनी चुनने का विकल्प होगा। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह के अनुसार सरकार सोमवार को शुरू होने वाले मानसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में शामिल होने के बाद कई कार्यक्रम की, लेकिन अब चंपारण से शुरू हुई उनकी यात्रा पूरे बिहार में चलेगी। उपेंद्र कुशवाहा चंपारण, मिथिलांचल के सीतामढ़ी और मधुबनी का भ्रमण करने के बाद जब पटना लौटे तो उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा अच्छी रही और लोगों ने काफी रिस्पांस दिया।
यहाँ राजधानी पटना लौटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यात्रा के दौरान मैंने देखा कि नीतीश कुमार के प्रति बिहार के लोगों में काफी आकर्षक है। गरीब लोगों में नीतीश कुमार रग रग में बस गए हैं। कोरोना काल में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग हटकर काम किया और इस महामारी में मरने वालों के परिवारों को 4 लाख बतौर मुआवजा उनके परिवार को देने का काम किया। नीतीश कुमार का महिलाओं में भी काफी क्रेज देखने को मिला क्योंकि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है और महिलाओं में भी नीतीश कुमार का काफी क्रेज है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव को ऊपर वाले सद्बुद्धि दे, गद्दी जनता सौंपती है और जनता की पसंद नीतीश कुमार है। इसके आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी गद्दी के लिए जनता के बीच जाएं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी अभी विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जनता उनको कैसे सत्ता में लाने का काम कर सकती है? जब संकट में बिहार की जनता होती है तो तेजस्वी खुद जाकर आराम फरमाते हैं। दिल्ली में कहां रहते हैं? दिल्ली में उनके परिवार को भी ठीक ढंग से पता नहीं रहता है। जब कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश बढ़ने लगता है तब कुछ बयान देकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं। जी हां, इस नजरिया का जो व्यक्ति होगा उस पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने 1754 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को व्यय करने की मंजूरी दी है। इसके तहत 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य भवनों का निर्माण कराया जाएगा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया है कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1754 करोड़ 99 लाख रुपए के आकलित व्यय पर 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कराए जाएंगे। इसके अलावा वैसे 86 प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं है उनके निर्माण तथा NHM द्वारा निर्मित किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए मॉडल प्राक्कलन के आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव के कुछ ही महीने बचे हुए हैं और योगी सरकार जनसंख्या नीति ड्राफ्ट कर चुकी है जिसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। यह अल्पसंख्यकों का स्वयं को हितैषी बताने वाली राजनीतिक पार्टियां और अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और लगातार भाजपा सरकार पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में क्या यूपी में मुसलमानों को रिझाने में ओवैसी कामयाब हो जाएंगे? इसका यूपी विधानसभा चुनाव 2022 पर क्या असर होगा? इन सभी मुद्दों पर एक न्यूज चैनल ने उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शफकत हुसैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें ओबीसी पर वो जमकर बरसे और कई बड़े खुलासे किए। क्या ओबीसी अल्पसंख्यकों को रिझाने में कामयाब हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए शफकत हुसैन ने कहा कि 2022 में चुनाव है, ओबीसी अपनी दुकान लेकर यूपी में आ गए हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में गए थे, वहां की जनता ने उनकी पार्टी को नकार दिया और अब चुनाव से पहले यूपी में आए हैं। क्योंकि आजम खान तो जेल में हैं, तो कोई ना कोई तो मुसलमान चाहिए कि जो आकर यहाँ मुसलमानों को बताए कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। बस ओवैसी इसी क्रम में यहाँ आए हैं। ओवैसी यहाँ चुनाव से पहले आकर यहाँ मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ओवैसी का आरोप है कि यूपी सरकार ने मुसलमानों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। इसका जवाब देते हुए शफकत हुसैन ने प्रश्न के जवाब में कहा कि अगर मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, अगर ये शिकायत है, तो फिर मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अब तक उलेमाए काउंसिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलमाए जमीयतुल हिंद, उन्होंने मुसलमान की शिक्षा के नाम पर क्या किया है? मदरसे में पढ़ाई के बाद मुसलमानों को क्या मिलता है? यहाँ तालीम हासिल करने के बाद या फिर वे मदरसे के नाम पर रसीद लेकर चंदा बटोरे या फिर किसी मस्जिद में जाकर इमामत करे। इसके अलावा उन्होंने कौम को कुछ नहीं दिया। मैं तो 2022 के बाद यूपी में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद ये मुख्यमंत्री को ये प्रार्थना पत्र दूंगा और ये मांग करूंगा कि मदरसों को अनुदान देना बंद कर दिया जाए। जिसे धार्मिक शिक्षा लेनी है वे अपने खर्च पर शिक्षा ग्रहण करें। इसकी जगह उन्हें आधुनिक शिक्षा दी जाए ताकि वहां से पढ़कर निकलने के बाद रोजगार से जुड़ सके। यह सच्चाई है कि जो मुस्लिम समाज आज अशिक्षित है उसमें इन उलेमाओं और दीनों का बहुत बड़ा हाथ है। जकात माफिया है, ये जकात से अपना परिवार चला रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई मेडिकल कॉलेज या फिर अन्य कॉलेज नहीं खोले। मेरा तो मानना है कि ऐसे मदरसों को अनुदान बंद किया जाना चाहिए।
दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। किसी भी दिन निर्वाचन आयोग की ओर से डुगडुगी बज सकती है। ईवीएम आने का सिलसिला जारी है। निर्वाचन आयोग की बैठक में 32 जिलों के डीएम ने बताया है कि उनके यहां ईवीएम आ गया है। बाकी जिलों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस सप्ताह तक ईवीएम मंगा लें। इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। समीक्षा बैठक में निर्वाचन आयोग ने डीएम को निर्देश दिया है कि वे ईवीएम की एंट्री कराने के बाद उनकी यानी कि उसकी प्रथम स्तरीय जांच करा लें। समीक्षा में यह भी पाया गया है कि राज्य के 4 जिलों में तकनीकी त्रुटि यानी कि गलती के कारण पंचायतों के विलय की प्रक्रिया में परेशानी आ रही है। जहां पंचायतों के विलय के बाद कुछ वार्ड बच गए हैं, अब उनका चुनाव कैसे कराया जाए इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। दोस्तों बिहार के बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार सांसद का चुनाव जीतने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दर्द 17 साल बाद एक बार फिर से छलका है। बाढ़ में सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार उन्होंने किस वजह से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। आखिरकार क्यों नीतीश कुमार ने कभी जीवन में पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला किया। शनिवार को बाढ़ सामुदायिक भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ लोकसभा क्षेत्र हटने से उन्हें काफी दुख हुआ था। बाढ़ क्षेत्र में उनका काफी आत्मीय संबंध रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पड़ी मिशन के बाद जब बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व खत्म हो गया तो उन्हें उस बात का काफी दुख हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ लोकसभा क्षेत्र हटने से इन्हें काफी दुख हुआ। उसके बाद से ही हमने यह निर्णय लिया है कि लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। यह बाढ़ से मेरा क्या लगाव रहा है और मैंने बाढ़ के लिए क्या किया है यह सबको मालूम है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मैंने केंद्र में मंत्री था। बाढ़ इलाके में मैं काफी घुमा करता था। मैं एक दिन में 12 किलोमीटर घुमा करता था, एक दिन में 16 किलोमीटर घुमा था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जब मैं केंद्र में मंत्री था तब मैंने टाल के क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए शुरुआत कराई। बाद में जब ललन सिंह मंत्री बने तो फिर उन्होंने कुछ काम कराया। आज बाढ़ के इलाके में बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण कराया जा रहा है। दोस्तों देश में तेजी से बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर आरजेडी अब सड़क पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। जहां 18 जुलाई को सभी प्रखंड और 19 जुलाई को बिहार के सभी जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन का ऐलान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते बुधवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। महंगाई के खिलाफ आज और कल यानी कि 18 और 19 जुलाई को आहूत आरजेडी के विरोध प्रदर्शन पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया। जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 18 और 19 जुलाई को राजद महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है और सरकार आम जनता से लड़ रही है। इस जालिम सरकार का मुखरता से विरोध करो। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, कुर्सी छोड़ो निर्दलीय सरकार। गौरतलब है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आरजेडी ने 2 दिनों के विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है आज और कल। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते बुधवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी थी। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। तेजस्वी यादव ने इस दौरान यह कहा था कि एनडीए सरकार में महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है, लोगों की आमदनी कम हो गई है और महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा है कि बिहार में प्रतिदिन 2 लाख लोगों का कोरोना जांच किया जाएगा। इसको लेकर हमने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से अभी मुक्ति नहीं मिली है, लोगों को सचेत करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में टीका लेने में सबसे अधिक 18 साल से अधिक उम्र के युवा आगे हैं। बुजुर्गों की संख्या काफी कम है। स्लॉट बुकिंग में बुजुर्ग पिछड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पोर्टल पर टीकाकरण के लिए स्लॉट की बुकिंग के लिए खोला जा रहा है वैसे ही 1 मिनट के अंदर युवा बुकिंग कर लेते हैं। इसलिए अब बुजुर्गों को टीकाकरण केंद्र पर ही जाकर टीका लेने की मजबूरी हो गई है। बुजुर्गों की इस समस्या से निदान के लिए प्रशासन ने पटना शहर के 5 टीकाकरण केंद्र पर उनके लिए विशेष व्यवस्था की है। जहां अक्षम और लाचार लोगों को इन सेंटरों पर वाहनों में ही टीका लगाया जा रहा है, यानी कि गाड़ियों में ही टीका लगाया जा रहा है। दोस्तों भारतीय रेलवे की ओर से देश भर के कई स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जो सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट को भी टक्कर देता है। जहां उन्होंने इसे नए भारत की पहचान बताया है और कहा है कि देश के कई रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसा ही विकास किया जाएगा। इस क्रम में स्टेशन पूर्ण विकास परियोजना में पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत भी 5 रेलवे स्टेशन आते हैं। आपको बता दें कि स्टेशन पूर्ण विकास परियोजना के तहत स्टेशनों के पूर्ण
विकास के लिए भारतीय रेल द्वारा पूरे देश में 123 स्टेशनों के पूर्ण विकास कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ कार्य रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल के 5 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है, जिनमें गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशन शामिल है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है। लगभग हर साल बिहार में बाढ़ आती ही है और लोगों का घर बार सहित सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है। हालांकि इस बार हालात थोड़े जुदा हैं। इस साल मानसून के पहले यास तूफान की वजह से बिहार की सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया था। अब मानसून की अच्छी बारिश होने की वजह से समय से पहले ही बाढ़ आ गई। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बाढ़ का विनाश गाँव के साथ शहरों को भी अपनी जद में ले चुका है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जिले के बौचाहा प्रखंड में स्थित मुसहरी थाना क्षेत्र के विशनपुर जगदीश पंचायत के आथर गांव में बीमार बच्चे के लिए दवाई लेने निकले पिता को यह नहीं पता था कि वे वापस घर नहीं लौट पाएगा। यह दरअसल इन दिनों मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिस वजह से कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी लग गया है। इसी दौरान अपने बच्चे के लिए दवाई लेने जा रहे 45 वर्षीय प्रमोद महतो का पैर फिसलने से बाढ़ की पानी में डूबने से जान चली गई। यह मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। दोस्तों, जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने आज लालूवाद विचारधारा पर 12वां सवाल पूछा है। जहां उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार के इतिहास और सांस्कृतिक का अपमान किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने कोई काम नहीं किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पुरातात्विक, वैज्ञानिक स्थलों को एक साथ चिन्हित करके काम कर रहे हैं, जिससे पर्यटन की और संभावना विकसित हुई है। उन्होंने बताया है कि बिहार में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने की काफी गुंजाइश है। नीरज कुमार ने बताया कि 2004 से 2005 में तत्कालीन बिहार सरकार ने यानी कि लालू राबड़ी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 193 लाख रुपए योजनाबद्ध किया, जिसमें से 143 लाख केंद्र सरकार ने आवंटित किया था। वहीं 2011-12 में बिहार के पर्यटन विकास बजट बढ़कर 30 करोड़ और 2019-20 में बढ़कर 275 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह नीतीश कुमार की देन है। दोस्तों, देश में महंगाई को मुद्दा बनाकर बिहार कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। जिलों में विरोध प्रदर्शन करने के बाद कल शनिवार को राजधानी पटना की सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। यह कार्यकर्ता और नेताओं ने साइकिल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपना धैर्य भी खो दिया और एक स्कूटी सवार के साथ मारपीट करने लगा। यह स्कूटी सवार के साथ मारपीट की घटना पटना विमेंस कॉलेज के पास की। यह शनिवार को जब कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालने जा रहे थे तो इनकम टैक्स चौराहे के करीब एक स्कूटी सवार उनके पास से गुजरा। सड़क पर जा रहे इस व्यक्ति से कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता उलझ गए। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार ने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए। राहुल गांधी पर टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूटी सवार को रोककर उसे थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन रैली कर रहे थे तो स्कूटी से गुजर रहे युवक ने राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया था, जो कार्यकर्ताओं को चुभ गया और वे स्कूटी सवार पर टूट पड़े। अचानक रैली के बीच ही माहौल बिगड़ गया। मामला ठंडा तब हुआ जब युवक ने माफी मांगी, उसके बाद युवक को जाने दिया गया। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।